देखो क्या होगा यहाँ पर, पार्टिकल जो है उसका प्रोजेक्टाइल मोशन होना है, ठीक है, सॉरी पैराबोलिक पाथ में घूमते हुए जाएगा ऐसे, राइट। अब सोचो अगर स्पीड कम है तो ये पहले ही जाके टकरा जाएगा, और स्पीड ज्यादा है तो बिना टकराए निकल जाएगा आगे, राइट। तो हमें वो मिनिमम स्पीड निकालनी है। तो मान लो कि उस मिनिमम स्पीड के कारण ये जस्ट टकराते हुए बचता है, मतलब जस्ट टच करते हुए चला जाता है। तो इस केस में ये एल डिस्टेंस इस तरफ चला है और इस तरफ कितना चला है, a/2, ठीक। इस तरफ की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो कितना टाइम लगेगा इसको एल डिस्टेंस चलने में, l/u। इतने टाइम में ये पार्टिकल इतना डिस्टेंस चल लेगा, और उतने ही टाइम में इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है a/2, राइट। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एक्सिलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन है, और इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट ऊपर की तरफ 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्सिलरेशन कितना होगा, qe/m t स्क्वायर, राइट। टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहां से, l/u का स्क्वायर, ठीक है ना। सो u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा u। तो इस पर्टिकुलर स्पीड से जस्ट टच करते हुए जाएगा, राइट। तो इससे ज्यादा ही स्पीड होनी चाहिए तभी वो बिना टकराए आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। सो मिनिमम स्पीड के लिए इक्वल करेंगे, और उसको बिना टच करके आगे जाना है तो उससे ज्यादा स्पीड से लॉन्च करना पड़ेगा, तभी वो बिना प्लेट से टकराए आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो उस केस में पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, राइट। तो आप हर एक मोमेंट पर आपको फोर्स देखना होगा, एक्सेलरेशन देखना होगा, और उसके अकॉर्डिंग मोशन को डिफाइन करना होगा, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पर मैं फिर से आऊंगा जब मैं गॉस लॉ पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अभी मैंने 2-3 चार्ज ऑब्जेक्ट के ही एग्जांपल लिए, क्योंकि बाकी के केस में जो इंटीग्रेशन है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो गॉस लॉ से जो सिमेट्री वाली प्रॉब्लम्स है वो बहुत इजी हो जाएगी, और फिर हम ढेर सारे चार्ज ऑब्जेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे, ठीक। अब इसके आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैं बात करता हूं वर्क और पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल पर वर्क करेगा, राइट। और उस वर्क से ही एक कंसेप्ट रिलेटेड है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव फील्ड के लिए या कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है। जहां भी फोर्स कंजर्वेटिव है वहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। स्प्रिंग का जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इन सभी केसेस में हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं वर्क डन को डिफाइन करूंगा, देन पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, राइट। पहले हम वर्क डन की बात करें। समझना,
किसी चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है उसको स्पेस में पॉइंट A से B तक हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। चार्ज Q है, इसको स्पेस में A से B तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक। इसको डिस्प्लेस करते वक्त इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क करेगा वो हमें बताना है। अब समझना, जहां जहां से भी पास होगा ये, हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा, और फोर्स होगा तो उस केस में वो फोर्स वर्क करेगा, राइट। मान लो कि अभी पार्टिकल यहां पर है, ठीक। से यहां पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और E उसका मैग्नीट्यूड है, राइट। अगर ये पॉजिटिव चार्ज रहा तो इस पे फोर्स इधर ही लगेगा QE, निगेटिव है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट। डिपेंड करेगा। तो इस पर फोर्स लगेगा Q इंटू E, ठीक। अब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, जिस पाथ में ये जा रहा है उसी तरफ हमने डिस्प्लेस किया, इसके डिस्प्लेसमेंट को मैं ds कह रहा हूं। सो वर्क डन in this small interval by electric force is force dot displacement, ठीक है ना। so QE dot ds, ये इस स्मॉल इंटरवल में इलेक्ट्रिक फोर्स ने वर्क किया। जैसे जैसे आप आगे जाओगे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे वर्क करेगा, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा। जितने भी इंटरवल्स हैं सभी में वर्क निकाला आपने और सबको ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब है इंटीग्रेशन, आप इसको इंटीग्रेट कर दो। सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q E डॉट ds, और इसी को मैं लिखूं ठीक है। सो दैट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। एक और बात समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या है। इफ फील्ड इज कंजर्वेटिव तो दो कंडीशन फॉलो होगी। वन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल अभी जो केस लिया हमने, चार्ज पार्टिकल को A से B तक डिस्प्लेस किया, तो आप चार्ज को A से B तक किसी भी पाथ से डिस्प्लेस करो, as long as initial and final positions are same, work done by electric force would be same in all the three path, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमें नोट करनी चाहिए, ये जो एक्सप्रेशन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसको आप इंटीग्रेट करोगे, किसी भी पाथ के अलोंग इंटीग्रेट करो, सभी में ये एक्सप्रेशन सेम आएगा, राइट। सो फर्स्ट कंडीशन इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अच्छा, इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है दैट E डॉट ds का इंटीग्रेशन, ठीक है, ये इंटीग्रेशन भी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन ही वर्क को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी पाथ के लिए ये इंटीग्रल ले लो, ये इंटीग्रल हमेशा सेम रहेगा हर एक पाथ के लिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कंजर्वेटिव फील्ड की,
अगर चार्ज पार्टिकल को आप किसी क्लोज्ड लूप में मूवमेंट कराते हो, शुरुआत आप यहां से कर रहे हो, क्लोज्ड पाथ में मूवमेंट कराते हो और वापस वहीं पर ले आते हो, ठीक है। सो टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ वुड बी जीरो। नॉन कंजर्वेटिव होता तो वहां पे जीरो नहीं मिलता हमें, राइट। तो टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन है इंटीग्रेशन का, इस इंटीग्रेशन को अगर एक क्लोज्ड पाथ में लिया जाए, ठीक है, तो उसका रिजल्ट जीरो होगा। इस क्लोज्ड पाथ में अगर इंटीग्रेशन किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हमें जीरो मिलेगा, ठीक है, बिकॉज फील्ड इज कंजर्वेटिव। अच्छा, एक और छोटी सी बात, मैंने डिस्प्लेसमेंट को ds से लिखा है, कहीं पर डिस्प्लेसमेंट को dr से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यही एक्सप्रेशन को E डॉट dr के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, राइट। तो सिर्फ वो टर्म का डिफरेंस है, डिस्प्लेसमेंट को ds या dr दोनों से डिनोट किया जा सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की है एक्स डायरेक्शन में, दैट इज E नॉट आई कैप, ठीक। A charged particle having charge capital Q plus Q is displaced from origin to a point having coordinate 2a 3a. What is work done by electric force, ये बताना है। ओरिजिन से डिस्प्लेस किया है उसको इस पॉइंट तक, मैं इसको P कह देता हूं, और इस पाथ के अलोंग डिस्प्लेस किया है चार्ज पार्टिकल को। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क करेगा वो हमें बताना है। तो देखो, हम इसमें इस कंसेप्ट का यूज करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, तो जो पहला रूल है उसका यूज कर रहा हूं मैं, इट इज पाथ डिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट वर्क डन, राइट। तो यहां से मैं चलता हूं जीरो से, एक ऐसे पॉइंट पे जिसका कोऑर्डिनेट है 2a 0, और उसके बाद ऊपर की तरफ सीधे जाऊंगा 3a डिस्प्लेसमेंट, दोनों में वर्क डन सेम रहेगा, राइट। अब फर्स्ट पार्ट की बात करूं, तो फर्स्ट पार्ट में वर्क डन क्या होगा, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा पार्टिकल पर और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। फोर्स इज QE और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2a, तो 2QEA, ये वर्क डन हो गया फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में और फोर्स x डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। सो टोटल वर्क डन जो होगा दैट वुड बी 2QEA।
ठीक है, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, जो भी सुटेबल पाथ है जिसमें इंटीग्रेशन किया जा सकता है वो ले लो, वर्क डन निकाल लो। ठीक है ना, अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करूंगा जिसको मैं U से डिनोट कर रहा हूं। पहले पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट थोड़ा समझ लें, ठीक है, उसके बाद इसको मैं बताऊंगा पोटेंशियल एनर्जी क्या है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, इस चौक को मैं इस पोजीशन से छोड़ देता हूं, ठीक, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो एनर्जी है सिस्टम की वो कंजर्व है, राइट, फ्रिक्शन वगैरह ऐसे फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो एब्सेंट। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे आएगा, नीचे आते वक्त आप देख रहे हो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, तो नीचे आते वक्त इसके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो कोई दूसरी एनर्जी जो है वो कम होना चाहिए तभी ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो जो दूसरी एनर्जी है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। ठीक है, तो जब सिस्टम को फ्रीली छोड़ देते हैं हम तो पार्टिकल्स जो है वो मूवमेंट करने लगेंगे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी और पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। इसके उल्टा जब मैं चौक को ऊपर फेंकता हूं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, दैट मीन्स वो जो दूसरी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी उसको बढ़ना चाहिए। सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है क्योंकि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहे हैं। अगर फ्रिक्शन वगैरह ऐसे फोर्स भी होते तो वो एनर्जी को खत्म कर देते, इसीलिए वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन नहीं करते हैं, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे इसको मैं जब ऊपर फेंकता हूं तो जिस स्पीड से फेंकता हूं ये उसी स्पीड से नीचे आ जाता है क्योंकि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं अभी एज्यूम कर रहा हूं, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन। तो पोटेंशियल एनर्जी वहां डिफाइन होगी जहां पर कंजर्वेटिव फोर्सेस हो। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब है कि जो जिनमें एनर्जी कंजर्व है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर जाते वक्त वो कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करते हैं तो आते वक्त नेगेटिव वर्क करना चाहिए, सो दैट टोटल वर्क जीरो हो जाए और एनर्जी कंजर्व से। जब मैं इसको ऊपर फेंकता हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव वर्क करता है और जब ये नीचे आता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, टोटल वर्क डन जीरो, इसलिए इसकी एनर्जी कंजर्व्ड है। ठीक है, तो एनर्जी के दो पार्ट किए हमने, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब उसको डिफाइन कैसे करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को? अच्छा, चार्ज के टर्म में भी एक बार हम देख लें पोटेंशियल एनर्जी। अब आप खुद सोचो, एक पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल है, मान लो इसको मैंने फिक्स कर दिया, ये हिल नहीं सकता, इसके पास एक और पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल रखा है फ्री, जैसे ही रखा क्या होगा इसका बोलो? बिकॉज ऑफ फोर्स ये इस तरफ एक्सिलरेट करने लगेगा, दूर भागेगा। तो पहले रेस्ट पर था, अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो सीधी सी बात है ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई होगी? तो जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। मतलब दो प्लस प्लस चार्ज जब पास में होते हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है और दूर रहते तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती। इसी का उल्टा अगर इसकी जगह नेगेटिव चार्ज होता तो ये इस तरफ एक्सिलरेट करता, मतलब इस तरफ काइनेटिक एनर्जी बढ़ती तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती। मतलब दो अपोजिट चार्ज जब पास में रहेंगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी, दूर रहेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो चार्जेस की रिलेटिव पोजीशन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रही है। सिस्टम में कई सारे चार्ज पार्टिकल हैं, अगर चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं अपनी जगह से, राइट, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है, चार्ज पार्टिकल कहां रखा है, उनकी पोजीशन क्या है, वो डिफाइन करेगी सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट।
अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के एक दो चीजें मैं बताऊंगा, उसको ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, अगर किसी चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होता है, ठीक है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है। और इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्क है, अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और वर्क डन निगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। थोड़ा सोचो, इस चौक पर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। जब मैं इसको छोड़ता हूं, नीचे आता है ये, तो फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया, नीचे आने पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। जब ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। इसके उल्टा, जब ये ऊपर जाता है तो फोर्स ने निगेटिव वर्क किया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, तो पहला रूल, change in potential energy is minus of work done by electric force। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, या कहें कि सिस्टम के चार्ज पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के कारण सिस्टम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो बदल जाए। जरूरी नहीं कि एक पार्टिकल मोशन करेगा तभी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, सभी के मोशन के कारण भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है। तो हमें कहना चाहिए व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन द स्पेस चेंजेस देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम चेंजेस, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। उस मोमेंट में इलेक्ट्रिक फोर्स ने जो वर्क किया उसके साथ माइनस साइन लगा दो, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। इसको लिख लेना, व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन द स्पेस चेंजेस then change in potential energy is defined as minus of work done by electric force। distribution of charge से मेरा मतलब ये है कि मान लो ये तीन पार्टिकल हैं स्पेस में, अभी ऐसे हैं और बाद में इस तरह से हो जाए, तो आप देख सकते हो कि जो कॉन्फ़िगरेशन था सिस्टम का वो बदल गया, डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया, पहले पास में थे अब दूर हो गए। तो ये बदलने के कारण क्या होगा? डेफिनेटली सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो वो चेंज जो है हम ऐसे डिफाइन करेंगे, राइट। एक और रूल समझो, ये चौक को जब मैं धीमे से ऊपर उठाता हूं तो मैंने पॉजिटिव वर्क किया है, क्योंकि मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूं वेट को बैलेंस करने के लिए। फोर्स ऊपर लगा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, मतलब वर्क डन इज पॉजिटिव, और मैंने वर्क किया और इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी क्योंकि स्लोली डिस्प्लेस किया। सो वर्क डन इन स्लोली डिस्प्लेसिंग द चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बाहर के किसी एक्सटर्नल एजेंट ने फोर्स लगा के धीमे से विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी अगर पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है, तो जितना वर्क करेगा वो उतना वर्क सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। अगर तेजी से वर्क करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं ऐसे वर्क कर दूं तो मैंने वर्क डन जो किया है उसने पोटेंशियल एनर्जी को भी बढ़ा दिया, साथ में काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ा दिया, तो वो एक अलग से फैक्टर आ गया, राइट। तो हमें कहना चाहिए work done by external agent in displacing the charge particle or changing the configuration without change in kinetic energy is equal to change in potential energy, right? Work done by external agent in displacing a charged particle or changing the configuration
विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करना है, धीमे से उनको हटाना है वहां से, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो हम लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसे टोटल वर्क डन जो होता है बाहर का वो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है, बट हम काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट ले रहे हैं या उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वर्क डन सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, ठीक है। तो ये दोनों बातों को अच्छी तरह से ध्यान में रख। अब समझना, मैंने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया, ना कि पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव क्वांटिटी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई पूछता है कि चौक यहां रखा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कुछ भी असाइन कर सकते हो आप, 0 कह सकते हो, 100 जूल कह दो, -100 जूल, 1000 जूल, यू कैन सेट पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट एनी वैल्यू, बट चेंज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर कोई पूछता है जब पार्टिकल यहां से यहां तक आता है तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज है, तो वो फिक्स है, आप उसको कुछ भी वैल्यू नहीं असाइन कर सकते, राइट। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ रिलेटिव क्वांटिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट गिवन पॉइंट और एट गिवन स्टेट इज डिफाइंड with respect to potential energy at reference point। आपको कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा जिसके रेस्पेक्ट में आप एनर्जी डिफाइन करते। जैसे मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल सिचुएशन में ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी हम 0 लेते हैं और h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को mgh कह देते, राइट। कुछ प्रॉब्लम्स में जब पार्टिकल्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं तो वहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 सेट कर लेते हैं। तो एक रेफरेंस पॉइंट हमें डिफाइन करना पड़ेगा, उसी के रेस्पेक्ट में हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेट कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी रेफरेंस पॉइंट से गिवन पॉइंट तक चार्ज पार्टिकल को लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा हमें बाहर से, राइट, वो वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व हो जाएगा या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे डिफरेंट सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे, ठीक है।